Hello friends, welcome to the lecture 1 of Scienter Law, Incorporation of Company and Matter Incidental thereto। देखिए स्टार्टिंग में हमारा फोकस होगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं लॉ की वो इंक्रीज करवाई जाएं, वो बढ़ाई जाएं। लॉ के अंदर पेपर आप प्रेजेंट कैसे करके आते हैं ये बहुत हद तक आपके मार्क्स 10% से लेके 30% तक की वेरिएशन ला सकता है। मतलब अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी रखते हैं तो 30% तक ज़्यादा मार्क्स आप लॉ में स्कोर कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, अगर 1 मार्क के क्वेश्चन लॉ में पूछे जाते हैं तो कहाँ किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो भी हमारे लिए एक बहुत रेलिवेंट फैक्टर है जिस पे हम सबसे ज़्यादा फोकस अपना रखेंगे। नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं, जितना बताया जाएगा सिर्फ उतने पे फोकस करना है। और जो भी जैसे सपोज देखो लॉ में एक बात ध्यान रखना, अगर आपको लॉ में नंबर लाने हैं तो जैसे कहूँगा वैसे आपको करना पड़ेगा। आप मेरी बातें सुनते हैं लेकिन इसमें और सुनिएगा ध्यान से। आज आप जितना भी पढ़ें, चाहे आप 1 घंटे पढ़ें, लेकिन लॉ जितनी देर पढ़ेंगे उतना ही टाइम आपको लेक्चर देखने के बाद डिवोट करना है, जिसमें आपको उसे तुरंत उसी दिन सेम डे याद करना है और दोबारा लिखना है। मतलब सबसे पहले आपने लेक्चर देखा, देखने के बाद देखते देखते नोट्स बनाए, टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स 15 मिनट्स, आपने उसको दोबारा पूरा लर्न करना है। लर्न करके आपको दोबारा उसे लिख के देखना है और लिखते हुए जिन बातों को बोलूँगा उन बातों का बहुत ध्यान रखना है, तभी आप लॉ में फुल कॉन्फिडेंट हो पाएंगे एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर लिटरली वंडरफुल मार्क्स इन लॉ। सो व्हाट, let's start. The very first thing that we are going to discuss is the memorandum of association. देखिए memorandum of association क्या होता है, हमें बेसिक बातें इसके बारे में पता है कि एक बेस डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कुछ क्लॉजेस होते हैं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ये सब। उसी चीज को हमें यहाँ बहुत इलैबोरेट करके पढ़ना है। तो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या? इट्स अ बेस डॉक्यूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की फॉर्मेशन के लिए जो एक बेस डॉक्यूमेंट है वो है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड अलोंग विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज रिगार्डेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंबाइनली देखते हैं तो ये कंपनी का एक तरह से क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, जो बात हमें बहुत अच्छे से पता भी है। जस्ट दिस इज फॉर रिवीजन पर्पस। देखिए मैम एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो आपको फाउंडेशन लेवल पे भी सिखाई गई थी। अगर कोई बात कंपनी एक्ट और 2013 में लिखी हुई है और एमओए में भी लिखी हुई है तो जो हम प्रायोरिटी देंगे, पहली प्रायोरिटी हम देंगे कंपनी एक्ट को। मतलब अगर आपने कोई बात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसी लिख दी जो कंपनी एक्ट के अगेंस्ट है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनी एक्ट है, मतलब कंपनी एक्ट में जो लिखा गया वो माना जाएगा। सेम वे अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ लिखा है और मेमोरेंडम में कुछ लिखा है, सपोज यहां आपने लिख दिया ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है वो 10 लाख होगी और यहां लिख दिया ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है वो 8 लाख होगी, तो अगर बातें कॉन्फ्लिक्ट करती हैं तो आप प्रायोरिटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देंगे, ना कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। तो पूरा अगर सीक्वेंस देखें तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कंपनी एक्ट में क्या लिखा है, सेकंड प्रायोरिटी होती है कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, और थर्ड प्रायोरिटी होती है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या बातें लिखी हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको पूरे फाउंडेशन का पूरे बेसिक लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए। उम्मीद करते हैं कि वो आप बहुत अच्छे से करके आ रहे हैं, क्योंकि उसके बिना इंटर का कंपनी एक समझना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड पॉइंट देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नीड टू बी इन कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट एंड अदर एप्लीकेबल लेजिस्लेशंस। मतलब जो भी आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना रहे हैं वो कंपनी एक्ट 2013 या दूसरे जो एप्लीकेबल लेजिस्लेशन है। एप्लीकेबल लेजिस्लेशन मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग कंपनी अगर कोई बना रहा है, कोई बैंक खोल रहा है, तो उसको कंपनी एक्ट 2013 तो फॉलो करना ही करना है, साथ में उनका जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके भी प्रोविजंस उनको फॉलो करने पड़ेंगे जो उनके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं।
ठीक है, या आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर अगर कुछ बातें बैंक से रिलेटेड लिखी गई हैं तो वो भी उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो एमओए और एओए जो है वो कंपनी एक्ट 2013 या अगर कोई एप्लीकेबल लेजिस्लेशन मतलब उस बिजनेस से रिलेटेड कोई लॉ है तो उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें एमओए और एओए बनाना चाहिए। समझ में आई बात? श्योर। तो सबसे पहली चीज 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ बन सकता है आपका परफेक्ट कि एमओए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी क्या होता है। तो देयर माइट बी ऑप्शन एमओए, एओए, बोथ, एमओए एंड एओए एंड डी नन। तो द आंसर इज बोथ। बच्चे समझते हैं सिर्फ एमओए, इट्स एमओए प्लस एओए बोथ। समझ में आई बात? और एमओए और एओए जो है वो कंप्लायंस करना चाहिए कंपनी एक्ट का प्लस अदर एप्लीकेबल लेजिस्लेशंस का। ये नहीं है कि सिर्फ कंपनी एक्ट कंप्लाई किया दूसरे लॉ फॉलो नहीं के बाद बन जाएगी। समझ में आया? प्लीज बेटा इसे फटाफट एक बार सारा नोट करिए। अब देखिए ध्यान से एक चीज और यहाँ बताऊंगा नोट करने से पहले। अब देखिए अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू कलर से, ये आप लोगों के लिए किया है। देखिए एग्जाम में एग्जामिनर पे इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका एक एक अक्षर पढ़े, तो आप जो अक्षर उसे पढ़ाना चाहते हैं, देखिए अंडरलाइन करने से आपके पेपर की वेटेज बहुत बढ़ जाती है। आपने अंडरलाइन किया बेस्ड डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी कंप्लायंस विद कंपनी एक्ट एप्लीकेबल लेजिस्लेशन। अगर ये मेरे पास पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर इस तरीके का आ गया मेरे पास 3 नंबर का और मैं इतना लिख के अंडरलाइन कर रहा हूँ, मेरे 3 में से 2.5 नंबर कहीं नहीं गए। देखिए लॉ में मान के चलिए आप पूरा आंसर बहुत अच्छे से लिख के आएंगे तो आपको 80% मार्क्स अलॉट होंगे। 100% मार्क्स लॉ के अंदर नहीं मिलते हैं। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ लॉ पेपर। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है अंडरलाइन जरूर करना है। जैसे इसमें आपको बताया कि कैसे मेन वर्ड्स हमने अंडरलाइन किए हैं। ये अंडरलाइनिंग की आदत आपको डे 1 से डालनी है। लॉ में भी आपको करनी है, ऑडिट में भी। जो अंडरलाइन करेगा वो हमेशा फायदे में रहेगा। उसके मार्क्स दूसरे स्टूडेंट से 20 से 25%, 30% तक फालतू आ सकते हैं। समझ में आई बात? फटाफट बेटा इसे नोट करिए। थैंक यू सो मच। ऑब्जेक्ट्स ऑफ रजिस्टरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसके बनाने के पीछे मेन मकसद, मेन पर्पस क्या होता है और क्यों इसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर किया जाता है, ऑफिशियली भेजा जाता है, जिसको वो अपने पास अपनी सेफ कस्टडी में एक कॉपी रखते हैं। क्या मकसद है उसका? तो देखिए 3 ब्रॉड मकसद हैं उसके। सबसे पहला कि जो कंपनी बनी है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच कंपनी इज फॉर्म्ड। क्या मकसद है, किस मकसद से कंपनी बनी है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी एक्ट अगर कंपनी के मेमोरेंडम से बाहर जाके किया जाता है दैट इज अल्ट्रा वायरस एंड वो वॉइड कहलाता है। इवन 100% शेयर होल्डर मिलके भी उसे रेटिफाई नहीं कर सकते। ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पर्पस दैट इज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज फॉर्म। देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज, बहुत तरीके से कोशिश करी है कि आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाए। इसके बाद नेक्स्ट है, सेकेंड मकसद होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स या कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ डील करेगा उसे ये बताना कि कंपनी की क्या क्या पावर्स हैं और कंपनी जो है किन किन एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज हो सकती है, कौन कौन से काम कंपनी कर सकती है। और तीसरी चीज जो कि एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वैसे सेकंड पॉइंट में भी वही बातें लेकिन और सिंप्लीफाई कर दिया थर्ड पॉइंट के अंदर आपकी आईसीआई ने, कि शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस फॉर विच मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी। देखिए शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है वो शेयर होल्डर्स को क्या बताता है कि कंपनी इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करेगी, यस और नो। सेकंड चीज, रिस्क एसोसिएटेड इन मेकिंग द सच इन्वेस्टमेंट, लाइक कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है कंपनी लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है, तो जो शेयर होल्डर पैसा लगा रहा है उसका कितना रिस्क है, सिर्फ उसका उसकी लायबिलिटी इन फ्यूचर कितनी होगी, टू द एक्सटेंट अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स या कुछ स्टिपुलेटेड अमाउंट भी देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो है एमओए के अंदर स्पेसिफाई की जाती हैं। इस मकसद से एमओए बनाया जाता है ताकि कल दिन शेयर होल्डर्स या कोई भी क्रेडिटर या अदर पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहा है किसी भी तरीके का कोई उनमें मतभेद इशू राइज ना हो। समझ में आई बात? इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रजिस्टरिंग एमओए। इसको बहुत अच्छे से आप पहले नोट डाउन करिए और फिर आगे बढ़िए। थैंक यू। चलिए
एमओए के अंदर 3 बातें जो जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या नाम है। देखिए अंडरलाइन सारी चीजें कर रखी हैं और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी अंडरलाइन करनी है और नोट्स में भी, ताकि आपको याद रहे कि अंडरलाइनिंग जरूर करनी है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम, और अगर प्राइवेट पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड नाम के एंड में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी है तो उसे किसी भी तरीके से लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती। यस और नो। सेकंड चीज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जरूर होनी चाहिए वो है कौन सी ऐसी स्टेट है जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एमओए में होनी जरूरी हैं, मैंडेटरी हैं, तो 3 सबसे ज्यादा चीजें जरूरी हैं। नेम, जिसमें पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड के एंड में प्राइवेट लिमिटेड। एक्सेप्शन है सेक्शन 8 कंपनीज। स्टेट जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। और थर्ड, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। एक और बात, सपोज कल दिन कंपनी अपनी एक्टिविटीज चेंज करती है, बिजनेस चेंज करती है। सपोज कंपनी इन्वॉल्व थी ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर और उसने नाम रखा हुआ था ABC एजुटेक अपनी कंपनी का, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। अब सपोज वो ऑनलाइन एजुकेशन से आ गए दूसरे बिजनेस के अंदर, टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर आ गए, ठीक है। तो अब वो इस नाम से कंटिन्यू से नहीं कर सकते, उन्हें नाम बदलना पड़ेगा, ABC टेक्सटाइल या कोई भी ऐसा नाम जो उनके नए बिजनेस को जो है सूट करे। समझ में आई बात। तो इफ द कंपनी हैज चेंज इट्स एक्टिविटीज विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, इट नीड टू चेंज द नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द चेंज ऑफ एक्टिविटीज रिप्रेजेंटिंग न्यू एक्टिविटीज। 1 मार्क का परफेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। ये 6 months वाली लिमिट आपको याद होनी चाहिए। समझ में आई बात। जितना आपको बताया जा रहा है बेटा सिर्फ उतना करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम बात करेंगे नेम क्लॉज को। नेम क्लॉज को थोड़ा सा अब हमें डिटेल के अंदर पढ़ना है। अभी तक आपने नेम क्लॉज के बारे में बस सुना था कि एमओए के अंदर नेम क्लॉज होता है जिसमें कंपनी का नाम स्पेसिफाई होता है, या आपने देखा था कि किस तरीके से उसे अप्लाई किया जाता है। अब थोड़ा सा उसे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जब कंपनी नाम के लिए अप्लाई करती है कि कंपनी का नाम क्या रखा जाएगा, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन सी बातें? सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है, जो कंपनी का नाम है शेल नॉट बी आइडेंटिकल और रिसेंबल टू नियरली। वो एकदम किसी और कंपनी के नाम से सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया? सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम आपको नाम नहीं रखना। या रिसेंबल टू नियरली, मतलब ऐसा नाम भी नहीं रखना कि जो सामने वाली कंपनी से बहुत ज्यादा क्लोज हो, रिसेंबल हो, प्रोनाउंसिएशन सेम दे रहा हो, प्रोनाउंसिएशन सेम दे रहा हो। जैसे सपोज एक हमने कंपनी बनाई नी प्राइवेट लिमिटेड, और सपोज ऑलरेडी एक कंपनी है KNE प्राइवेट लिमिटेड, तो देखिए नाम कितना क्लोजली रिसेंबल है। यस और नो, रिसेंबल टू नियरली, तो ये कंपनी जो है वो अलाउड नहीं की जाएगी। तो जो कंपनी का नाम है वो किसी और के साथ सेम टू सेम नहीं होना चाहिए और ना ही रिसेंबल टू नियरली, ठीक है। देखिए की लाइन जो है वो हमने अंडरलाइन कर दी, देख रहे हैं आप। सेकेंड चीज, कोई ऐसा नाम नहीं रखना जो कि अपने आप में रिप्रेजेंट करे ऑफेंस। जैसे कि सपोज एक नाम रखा गया ABC स्मगलर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो स्मगलर्स, अब आपने तो ट्रेंडिंग नाम रख दिया कि ABC स्मगलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बट स्मगलिंग इज समथिंग इलीगल, तो ये नाम ही अपने आप में एक ऑफेंस सजेस्ट कर रहा है, तो ये नाम अलाउड नहीं किया जा सकता। तो नेम शुड नॉट रिप्रेजेंट ऑफेंस अंडर एनी लॉ और इज अनडिजायरेबल। अब ये अनडिजायरेबल मतलब जो कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको किसी तरह का मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहूँगा, आप खुद समझदार हैं कि कोई भी ऐसा नाम जो हम डे टू डे लाइफ में किसी के सामने में बोलते हुए हिचकिचा मतलब नहीं बोलते, ऐसा नाम आप अपनी कंपनी के नाम में नहीं डाल सकते। अगर आपने कोई ऐसा नाम रख लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये नाम गलत रखा गया है, इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए, तो वो नाम जो है वो अलाउड नहीं किया जाएगा। तो नेम
ऐसा होना चाहिए जो ऑफेंस ना हो, जिसका मैंने स्मगलिंग बता दिया, और इज अनडिजायरेबल, ऐसा नाम नहीं जो सोसाइटी के मोरल्स के एथिक्स के अगेंस्ट हो, जो सोसाइटी में प्रोनाउंस करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे या लोगों को एक्सेप्ट ना हो। अगर ऐसा कोई नाम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको भी अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी आप नाम सिलेक्ट कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से ये ना दिखाए कि उसका कनेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या कोई भी ऐसी कंपनी से जो अंडर एन एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है। छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज हम सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल की कोचिंग देते हैं, तो हमने क्या किया, हमने कंपनी का नाम रखा कोचिंग ICAI प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या ये नाम अलाउड होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ICAI जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक के एक्ट के तहत बनी हुई बॉडी है। आपको पता होगा CA एक्ट है 1949, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के तहत बनी हुई बॉडी है ICAI। और अगर हम कोचिंग ICAI प्राइवेट लिमिटेड रखते हैं तो इट इंडिकेट्स कि हमारा ICAI से कोई कनेक्शन है। यस और नो? सेम वे आपने LIC का नाम सुना होगा। LIC भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एक्ट के तहत बनी हुई बॉडी है। तो सपोज किसी ने नाम रखा एजेंट LIC प्राइवेट लिमिटेड, तो दिस इज समथिंग विच विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि रिप्रेजेंट करता है कि कनेक्शन है बॉडी कॉरपोरेशन के साथ जो कि इनकॉर्पोरेट है अंडर एनी एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। या आपने नाम रखा ABC सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, तो वो तो साफ ही दिखा रहा है। तो कोई भी ऐसा नाम नहीं रखना जो कि ये दिखाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी लाइक MCD, BMC या कोई बॉडी कॉरपोरेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की है उससे हमारा कोई कनेक्शन है, ऐसा नाम आप नहीं रख सकते। ऑल्सो एनी सच वर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अनलेस प्रीवियस अप्रूवल ऑफ कंसर्न अथॉरिटी इज ऑब्टेन्ड। लाइक अगर कंपनी का नाम रखा जा रहा है तो उसमें नेशनल वर्ड आप नहीं लगा सकते जब तक उसके अंदर गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट ना हो। नेशनल वर्ड उन्हीं कंपनीज को लगाने के लिए परमिशन है जो कि गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है। सिर्फ नेशनल वर्ड वो ही लगा सकती हैं। समझ में आई बात? बैंक वर्ड तभी लगाया जा सकता है जब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अप्रूवल ले लिया जाए। तो ऑल्सो एनी सच वर्ड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसे अभी आपको दो वर्ड्स के बारे में बताया, नेशनल और बैंक, ये तब तक नहीं लगाए जा सकते जब तक प्रीवियस अप्रूवल आप जो भी उसकी कंसर्न अथॉरिटी है उससे ऑब्टेन नहीं कर लेते। समझ में आई बात? श्योर? तो ये कुछ बातें हैं कि जो हमें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नेम अप्लाई करते हुए ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज, शुड नॉट बी आइडेंटिकल और रिसेंबल। अब देखिए एग्जाम में बच्चों के लॉ में नंबर क्यों नहीं आते, होता क्या है, ये आपकी ICAI में यही 3 पॉइंट्स हैं। अब होता क्या है, बच्चे अक्लमंदी बनाते हैं, एक पॉइंट इसको बना लेते हैं, एक पॉइंट इसको बना लेते हैं। द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल, द नेम शुड नॉट बी रिसेंबल टू नियरली। तीसरा पॉइंट इसको बना लिया, चौथा पॉइंट इसको बना लिया, फिफ्थ पॉइंट इसको बना लिया, और ये ऑल्सो से लेके यहां तक 6th पॉइंट बना लिया। अब सपोज ये क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का, आप समझिएगा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, अपने हिसाब से 3 पॉइंट्स जो हैं वो लिख के आ गए। 6 पॉइंट्स आपने बना लिए, उसमें से आप 3 लिख के आ गए। तो जब देखिए ICAI में इट्स ओनली 3 पॉइंट्स, सो इफ यू आर मेकिंग इट 6 पॉइंट्स तो वो आपके 6 पॉइंट है, IC के लिए वो 3 ही पॉइंट है। तो आपको 3 में से 3 नहीं मिलेंगे, आपको इसमें मिलने हद मार के 1.5 नंबर या 1 नंबर बस। आप इस तरीके से पूरा लिख के आएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर ICAI किसी चीज को 1 पॉइंट कह रहा है कि भैया ये 1 पॉइंट है, तो वो 1 ही पॉइंट है। अगर आप उसे 2 में स्प्लिट करके नोट्स बना रहे हैं तो ये आपकी गलती है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि काफी बच्चों के लॉ में मार्क्स नहीं आते, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए लेकिन मार्केट में काफी ऐसी बुक्स भी अवेलेबल हैं जो क्या करती हैं, उसको स्प्लिट कर देती हैं। वो आपकी कन्वीनियंस के लिए तो अच्छा है लेकिन मार्क्स स्कोर करने के लिए अच्छा नहीं है। तो
अगर रिजल्ट वाले दिन आप खुश होना चाहते हैं तो जो बताया जा रहा है सिर्फ उसी तरीके से करिए, उसमें फर्दर ऑपरेशंस अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा। और देखिए अंडरलाइन कैसे किस तरीके से किया हुआ है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन करके आनी है। दैट्स अ परफेक्ट प्रेजेंटेशन। नोट्स बनाइए। उसके बाद आपको बताया था कि जितना भी आप एक दिन में लॉ पढ़ लें, अगले दिन लॉ पढ़ना ही नहीं जब तक आप इस वाले लॉ को याद करके लिख नहीं लेते। दैट्स द ओनली वे टू स्कोर वंडरफुल मार्क्स इन लॉ एंड टू गेन द कॉन्फिडेंस इन लॉ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ऐसे ही कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो बहुत जल्दी आप मुझे मेल या मैसेज लिख देंगे कि सर लॉ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और मुझे पता लग जाएगा कि आपने लॉ में कैसे पढ़ाई करी है। समझ में आई बात? तो कॉन्फिडेंस लाना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 1 मार्क क्वेश्चन करने हैं, तो जैसे बताया जा रहा है वैसे ही आप अपनी पढ़ाई करिए। देखिए स्पेशल पॉइंट्स। वर्ड नेशनल कैन नॉट बी यूज्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी अनलेस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी एंड द सेंट्रल एंड स्टेट हैज टेकन इट। सेकेंड वर्ड बैंक या एक्सचेंज आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सेबी से नहीं ले लेते, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। तो फटाफट इसको आप नोट करिए फास्ट। थैंक यू। चलिए बात करते हैं नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस होता क्या है। देखिए जो भी आपको नाम अप्लाई करना है, आप प्रिस्क्राइब्ड फीस और फॉर्म के साथ ROC के पास अप्लाई करते हैं। जो भी आपको कंपनी बनानी है उसका नाम, या अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अप्लाई करेंगे ROC पे विद प्रिस्क्राइब फीस एंड फॉर्म। अब जो भी नाम आपने ROC को दिया है, 3 नाम देने होते हैं जैसा आपको पता है। ROC क्या करता है, आपके नाम जो भी सिलेक्ट होता है उससे रिजर्व कर लेता है 60 डेज के लिए। जो भी आपका नाम फाइनल हुआ वो 60 दिनों के लिए रिजर्व हो जाता है आपके नाम पे। रजिस्ट्रार में रिजर्व द नेम ऑफ फॉर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड। जो भी आपने इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया। अब ये 60 दिन के लिए क्यों रिजर्व किया जाता है? आपके डॉक्यूमेंट्स का जो आपने इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं बेसिकली उसका वेरिफिकेशन होता है। अगर वो प्रूव हो जाए कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है ROC को, रजिस्ट्रार को, वो गलत दी है, तो पता है क्या होगा? अगर अभी आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं हुई है तो आपका जो नाम रिजर्व किया था कि आपकी कंपनी इस नाम से बनेगी, वो नाम कैंसिल कर दिया जाएगा। और जिस भी व्यक्ति ने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, जिसने एप्लीकेशन लगाई है उस नाम की, वो लायबल होगा पेनल्टी के लिए, जो कि 1 लाख रुपए तक की हो सकती है। जहां जहां आपको पेनल्टी बताई जाएगी कि ये इंपॉर्टेंट है, वो पेनल्टीज इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। समझ में आई बात? बहुत सारी पेनल्टीज हैं, लेकिन जहां जहां बताया जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी चीज, नाम के साथ अप्लाई करेंगे, नाम 60 डेज के लिए रिजर्व हो जाएगा। आफ्टर रिजर्वेशन अगर पता लगता है कि इंफॉर्मेशन गलत दी थी तो और कंपनी नहीं बनी है तो आपका नाम कैंसिल हो जाएगा, जो भी आपका कंपनी का नाम था। और जिस व्यक्ति ने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन सपोज उस 60 दिन के दौरान आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, इफ द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, तो क्या होगा? उस केस के अंदर जो अब हम 3 बातें करने जा रहे हैं, इसमें से कोई भी एक्शन ROC ले सकता है, लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का अधिकार प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि आपको बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात प्रोवाइड की गई है कि किसी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। तो वो 3 बातें कौन सी हैं? पहला एक्शन जो ROC ले सकता है कि कंपनी को बोले कि भैया अपना नाम आप 3 महीने के अंदर चेंज करिए, या कंपनी का नाम ही स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा कंपनी के रजिस्ट्रार में। मतलब ROC जो है उसे हटा देगा कि ये कंपनी अब रजिस्टर्ड नहीं है, खुद ही सीधे कैंसिल कर दिया कि भैया कंपनी खत्म। या तीसरा, मेक पिटिशन फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ROC जो है वो एप्लीकेशन डाल सकता है कि वो कंपनी को वाइंड अप किया जाए। तो इनमें से कोई भी 3 में से एक चीजें ROC विल ऑप्ट फॉर, बट ये तभी जब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी। फटाफट इसको आप सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। थैंक यू। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। जैसा कि आपको पता है
एमओए में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है वो स्पेसिफाई करता है कि किस पर्पस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की जा रही है या कोई भी ऐसे मैटर्स जो नेसेसरी हैं कंपनी को आगे प्रमोट करने के लिए फर्दरेंस के लिए. सो एमओए शैल स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ. कोशिश करिएगा यही वर्ड आप लिख के आए, फर्दरेंस. फर्दरेंस का मतलब होता है प्रमोशन. छोटा सा एग्जाम्पल से अगर समझे, सपोज एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कोई कंपनी जो है वो फॉर्म हुई, ठीक है. अब ये कंपनी ने क्या किया, ये स्कूल टू स्कूल जाकर सेमिनार्स देने लग गए. स्कूल टू स्कूल अपनी प्रमोशन के लिए सेमिनार देने लग गए. तो स्कूल टू स्कूल जो सेमिनार्स दे रहे हैं, दो इनका काम है ऑनलाइन एजुकेशन देना, लेकिन ये जो स्कूल टू स्कूल सेमिनार्स दे रहे हैं इट इज़ नेसेसरी ताकि इनका बिजनेस जो है आगे फर्दर प्रमोट हो सके. तो ऐसा कोई भी मैटर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी प्रमोशन के लिए नेसेसरी है वो भी हम ऑब्जेक्ट क्लॉज में बाय डिफॉल्ट कवर अप करते हैं, ठीक है. अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन तो इसी के ऊपर आएगा. याद रखना, अगर सपोज एमसीक्यू आता है तो 2 बातें इसके अंदर होती हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में, पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड सेकंड इज द फर्दरेंस. ये दोनों बातें होती हैं. फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एस्बेरी रिच का केस देखा था कि कोई भी अगर आप ऐसा काम करते हैं जो ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर है तो इवन 100% शेयर होल्डर्स मिलकर भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकते. तो 100% वो सेम है और रेलिवेंट है, आपसे कई बार इंटर के एग्जाम में वो पूछ लिया जाता है. तो प्लीज़ फटाफट एक बार ये नोट कर लीजिए. थैंक यू. चलिए बात करते हैं लायबिलिटी या कैपिटल क्लॉज की. देखिए लायबिलिटी या कैपिटल क्लॉज क्या बताता है कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल कंपनी की क्या होगी, मैक्सिमम कंपनी कितना शेयर इशू कर सकती है. अगर लिमिटेड कंपनी है तो उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर जो है वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट अमाउंट अनपेड अगेंस्ट शेयर. ये बातें आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी बेसिक वीडियोस में पता है, इसको दोबारा एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इन केस ऑफ गारंटी कंपनी के अंदर आपको पता है अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट अनपेड जो स्टिपुलेटेड अमाउंट होता है वो मेंबर्स को लाना पड़ता है इन केस वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी के एसेट्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है टू पे ऑफ द लायबिलिटीज, ठीक है. तो इतना ही शॉर्ट में रखना. देखिए अगर आता है तो 3 नंबर तक का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है और उस हिसाब से आपको कंटेंट दे दिया गया, दैट्स मोर देन सफिशिएंट. अनलिमिटेड कंपनी के केस में स्पेसिफाई दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनीज अनलिमिटेड. मतलब अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी के एसेट सफिशिएंट नहीं है तो उस केस के अंदर जो मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स हैं वो यूज किए जा सकते हैं टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. सो दिस इज योर कैपिटल क्लॉज. फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए, 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है. और देखिए आप देखिए अंडरलाइनिंग किस तरीके से की जा रही है, ये आपको एग्जाम में करके आनी है अगर आप चाहते हैं आपके लॉ में नंबर आए. हर पेपर की एक अलग खूबसूरती है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है और अगर आप इन बातों को फॉलो कर रहे हैं तो चिंता मत करिए, रिजल्ट आपका ऊपर वाले की दया से 100% पॉजिटिव आएगा. लेकिन अगर आप हमारी बातें नहीं सुनेंगे, अपनी चलाएंगे तो दिक्कत आएगी. इनके नोट्स जरूर बनाइए, हैंड रिटन होना चाहिए, जैसे अंडरलाइन किया जा रहा है वैसे अंडरलाइन करें और साथ साथ आप याद करके लिखें जरूर. अगर याद करके आप लिखेंगे नहीं तो आपको 101% तकलीफ आएगी लॉ में, फिर हम आपकी कोई हेल्प उसमें नहीं कर पाएंगे. थैंक यू. अभी तक आपने मेरे साथ टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें अगर आप उसे ICAI मॉड्यूल से रेफर करते हैं तो हमारा पेज नंबर 2.21 तक बेटा सारा का सारा जो कंटेंट है वो ओवर हो चुका है, ठीक है. एक मेन पार्ट अभी तक हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 का, जो कि एक मेन चैप्टर है कंपनी एक्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज जो रखता है चैप्टर 2 रखता है और वो हमारा अब लगभग 70% ख़त्म हो चुका है, ठीक है. आगे की वीडियोस में हम 30% बात करेंगे. बेसिक्स की जो आपके पास 26-27 वीडियोस हैं, एक भी वीडियो कृपया ना छोड़ें, किसी भी वीडियो में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. थैंक यू. चलिए अब बात करते हैं डोमिसाइल क्लॉज या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. ये क्या बताता है, उस स्टेट का नाम जहां पर कंपनी जो आप बनाने जा रहे हैं उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा. इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड. सिर्फ नेम ऑफ द स्टेट जरूरी है इसमें लिखना, बाद में आपको प्रॉपर एड्रेस देना पड़ता है, उसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चन इस पे आ सकता है डोमिसाइल क्लॉज में क्या जरूरी होता है, दैट इज द नेम ऑफ द स्टेट, जिसको हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी कहते हैं. सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या होता है, जो बेसिकली कंपनी के इनिशियल मेंबर्स होते हैं,
जो सबसे पहले मेंबर्स कंपनी के बनेंगे वो बताते हैं कि कंपनी का पर्पस क्या है उनका इनकॉर्पोरेट करने का। देखिए ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कंपनी बताती है कि कंपनी किन किन चीज़ों में डील इन करेगी। लेकिन सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर जो सब्सक्राइबर्स हैं, दो पर्सन्स हु विल बिकम द इनिशियल मेंबर्स, दे स्पेसिफाई कि उनका मकसद क्या है कंपनी का बनाने का। ऑब्वियसली कंटेंट जो है दोनों में सेम रहेंगे, पहली चीज़ तो ये। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, दे एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स स्पेसिफाइड इन दिस क्लॉज। देखिए जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया है वो कंपनी के इनिशियल मेंबर्स बनेंगे। सबसे पहले मेंबर्स कंपनी के वही होंगे, सबसे पहले शेयर होल्डर्स वही होंगे। और कौन सा मेंबर कितने शेयर्स लेगा ये बात लिखी जाती है सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर। तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला कि इनिशियल मेंबर्स बेसिकली द प्रमोटर्स ही होते हैं, दे स्पेसिफाई द पर्पस with which they are incorporating the company, and second they agree to take the number of shares specified in this clause। फटाफट नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। चलिए अब डिटेल डिस्कशन हम करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी के ऊपर। 1 मार्क के भी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सब डिटेल में एक एक चीज डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से देखिए, नोट साथ साथ बनाने हैं आपको। देखिए जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसका एक फिजिकल ऑफिस होना जरूरी है, जहां पर कोई एक पर्सन हर समय मौजूद होना चाहिए। नॉर्मल बिजनेस आवर्स में, नॉर्मल बिजनेस आवर्स क्या होते हैं, जो ऑफिशियल आवर्स होते हैं जनरली 10 से 6 या 10 से 7, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भी वहां पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, लेटर, डॉक्यूमेंट्स आए उनको रिसीव करने के लिए। तो कंपनी शेल हैव अ फिजिकल ऑफिस वेयर इट विल रिसीव ऑल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स। समझ में आई बात, सारे के सारे। अब देखिए वो कोई पीओ बॉक्स नहीं हो सकता। पहले क्या होता था, लोग एक पीओ बॉक्स नंबर दे देते थे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर। आपने देखा होगा बिल्डिंग के नीचे क्या होता था, पोस्ट ऑफिस के ऐसे छोटे छोटे बॉक्स लगे, तो कोई भी चिट्ठी आई इसमें डाल दो। तो लोग क्या करते थे, पीओ बॉक्स नंबर ले लेते थे और अपना एड्रेस कहते थे कि इस बिल्डिंग का ये पीओ बॉक्स नंबर जो है वहां पर सारा कम्युनिकेशन डाल दीजिए। ये हिंदुस्तान है ना, तो कोई भी पीओ बॉक्स जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं माना जा सकता। इट शुड बी अ प्रॉपर प्लेस। इट कैन नॉट बी अ पीओ बॉक्स बट मस्ट बी अ फिजिकल प्लेस वेयर समवन इज प्रेजेंट टू रिसीव ऑफिशियल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस आवर्स। ठीक है, ये बात जरूर है कि रजिस्टर्ड ऑफिस आपके हेड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस से अलग हो सकता है, कि आपका हेड ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस अलग है और रजिस्टर्ड ऑफिस अलग है। इसमें हमें कोई दिक्कत कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं। क्यों जरूरी होता है रजिस्टर्ड ऑफिस? बेसिकली ये हेल्प करता है जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। सपोज रजिस्टर्ड ऑफिस जो कंपनी का है वो दिल्ली में है, तो उस पे कंपनी पे जितने भी केसेस किए जा सकते हैं उसकी जो कोर्ट लगेगी वो दिल्ली कोर्ट लगेगी। ठीक है, ये नहीं है कि यूपी कोर्ट में केस जाएगा या कर्नाटका कोर्ट में। अगर कंपनी पे कोई भी केस होता है तो वो दिल्ली कोर्ट के अंदर रेफर किया जाएगा, दिल्ली की कोर्ट्स में ही वो चल सकता है। समझ में आई बात? तो वो नेसेसरी इसलिए होता है ताकि जुडिक्शन जो है कंपनी की डिसाइड की जा सके जहां पर उस पर केसेस चलेंगे। एज वेल एज जो प्लेस होती है रजिस्टर्ड ऑफिस का, दैट डिसाइड्स द नेशनैलिटी ऑफ द कंपनी। जैसे ऑब्वियसली रजिस्टर्ड ऑफिस अगर इंडिया में है तो वो इंडियन कंपनी कहलाएगी, अगर इंडिया से बाहर है तो फिर वो इंडियन कंपनी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी नेशनैलिटी जो है वो इंडियन नहीं रह जाती। समझ में आई बात? श्योर। उसके बाद जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके 15th डे में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप हो जाना चाहिए। मतलब जो भी उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उससे 15 डेज का वक्त मिलता है जिसमें आप अपना ऑफिस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और जब आपने अपना ऑफिस सेटअप कर लिया, रजिस्टर्ड ऑफिस बन गया, उसकी वेरिफिकेशन जो है रजिस्टर्ड ऑफिस की आपको विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है रजिस्ट्रार को भेजनी होती है। मतलब 15 दिन आपको मिले अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सेटल करने के लिए, और यहाँ से 15 दिन और मिले जिसमें आप क्या करेंगे कि जो भी आपने रजिस्टर्ड ऑफिस है इसकी वेरिफिकेशन आप भेजेंगे आरओसी को कि हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इस एड्रेस पे सेटअप हो चुका है। तो अगर आप देखें, कंपनी शैल फर्निश वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन में 15 दिन तो ये हो गए और 15 दिन ये, तो 15-15 30 दिन हो गए। समझ में आई बात? तो इसीलिए इसे लिखा है 30 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि 15 दिन उन्होंने दे दिया आपको ऑफिस सेट करने के लिए और उसके बाद 15 दिन की आप
उसकी वेरिफिकेशन करवा लें, इसलिए DOI से 30 डेज बोला गया है, ठीक है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है, जो भी कंपनी का नाम है और उसका एड्रेस है रजिस्टर्ड ऑफिस का, वो पेंट होना चाहिए या अफिक्स होना चाहिए, बोर्ड लगाना है आपको आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी। जहाँ जहाँ कंपनी की ब्रांचेस हैं, जहाँ जहाँ कंपनी डीलिंग कर रही है, उसके बाहर या तो पेंट होना चाहिए या एक बोर्ड लगाना है, होर्डिंग लगाना है, जिसपे कंपनी का नाम और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा होना चाहिए, एक इंग्लिश लैंग्वेज में और एक जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, दैट कैन बी एनीथिंग। हिंदुस्तान में आपको पता है इतनी सारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, तो किसी भी जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। ऑन ऑल ऑफिशियल पब्लिकेशंस, जितने भी कंपनी के ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेस लेटर्स हैं, सबके ऊपर कुछ चीज़ें होनी जरूरी हैं। क्या क्या? 7 चीज़ें। नेम ऑफ द कंपनी, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। आप कंपनी का लेटर हेड देखेंगे किसी भी तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। कंपनी का टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, उसकी वेबसाइट डिटेल। देखिए पहली 3 चीज़ें तो कंपलसरी हैं, ठीक है। टेलीफोन नंबर भी आपको मिल जाएगा, फैक्स नंबर जनरली आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलते, ईमेल, वेबसाइट डिटेल्स मिल जाती है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहली 3 चीज़ें, उसके बाद अगली 4 चीज़ें ऑप्शनल है तो आपको डिटेल्स देंगी कंपनी, अदरवाइज नहीं देगी, ठीक है। तो देखिए सारे पॉइंट्स फॉर्म में आपको बताया कि अगर किसी भी चीज़ पे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है तो ये परफेक्ट नोट्स हैं, चाहे आपसे 1 मार्क में पूछ ले, चाहे 2-3 मार्क में कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो भी आपको इसके बारे में बताई गई हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, प्लीज़ ये 8 के 8 पॉइंट्स एक बार बेटा फटाफट नोट करिए फास्ट। और जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं बहुत अच्छे से साफ सुथरी राइटिंग में बनाने और याद करके साथ साथ लिखना जरूर है। थैंक यू। चलिए बात करते हैं चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है तो क्या उसके लिए प्रोसेस उसे फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस तभी चेंज कर सकती है, उसके लिए सबसे पहले उसे स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ेगा। मतलब कम से कम 75% शेयर होल्डर्स की जो है कंसेंट लेनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर उसे रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं कि न्यू रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो उसी स्टेट में होगा या न्यू रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो आउटसाइड द स्टेट जा रहा है। मतलब पहले सपोज रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो यूपी के अंदर था और अब वो लेके जा रहे हैं उसको महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया कि आउटसाइड द स्टेट जा रहा है, लेकिन पहले सपोज यूपी में था, यूपी में गाजियाबाद में, ठीक है। उसके बाद उसे वो शिफ्ट कर रहे हैं, यूपी से कानपुर लेके जा रहे हैं, यूपी में ही। तो ये चेंज तो कर रहे हैं लेकिन विद इन द सेम स्टेट जो है वो चेंज कर रहे हैं। समझ में आई बात? अब अगर आप विद इन अ सेम स्टेट चेंज कर रहे हैं फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ वन रजिस्ट्रार टू द जुडिक्शन ऑफ अनदर रजिस्ट्रार विद इन अ सेम स्टेट, तो आपको चेंज जो भी आप कर रहे हैं वो कंफर्म करना पड़ता है रीजनल डायरेक्टर ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी। कंपनी जो है एप्लीकेशन देती है रीजनल डायरेक्टर को स्टेट के, और रीजनल डायरेक्टर से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेट में पहले जो कि गाजियाबाद में था अब उसे हम कानपुर में लेके जाना चाहते हैं। समझ में आई बात? इसका भी पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जो कि आपको एक बड़े सिंपल वे में समझाने की कोशिश की गई है। कैसे? आपको एप्लीकेशन देनी है रीजनल डायरेक्टर को, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन देंगे रीजनल डायरेक्टर को, उसके 30 दिन के अंदर कंफर्मेशन आएगी रीजनल डायरेक्टर से कि वो कंफर्म करते हैं कि आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है चेंज कर सकते हैं। जिस दिन वो कंफर्मेशन आपके पास आएगी उसके 60 दिनों के अंदर आपको वो एप्लीकेशन जो कंफर्मेशन आई है वो रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी जहां आप अपना ऑफिस जो है चेंज करके लेके जाना चाहते हैं, दैट इज कानपुर। समझ में आई बात? आपने एप्लीकेशन लगाई रीजनल डायरेक्टर को, वो उसकी कंफर्मेशन भेजेंगे कितने दिनों में? 30 डेज में। 30 डेज में जब आप पे कंफर्मेशन आ जाएगी तो उसके अगले 60 दिनों में वो कंफर्मेशन आपको डिपॉजिट करवानी है रजिस्ट्रार को। जब आप वो कंफर्मेशन सबमिट कर देंगे रजिस्ट्रार को, उसके अगले 30 दिनों में न्यू रजिस्ट्रार जो है वो आपको एक इशू करेगा फ्रेश सर्टिफिकेट जिसके अंदर ये लिखा होगा कि अब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो चुका है। तो एक सिंपल से चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करी है। सबसे पहले बताओ क्या करना है? एप्लीकेशन 30 दिनों के अंदर कंफर्मेशन आएगा, उसके 60 दिनों में आपको वो कंफर्मेशन रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी है। समझ में आई बात?
फिर उसके 30 डेज के अंदर आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जो इंश्योर करेगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज हो चुका है। समझ में आई बात? ये तो था अगर विद इन अ सेम स्टेट आप चेंज करते हैं पूरा प्रोसेस। अगर आप आउटसाइड द स्टेट जा रहे हैं तो उसके केस में आपको अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एप्लीकेशन लगाते हैं जो कि ये इंश्योर करती है कि आपके आउटसाइड द स्टेट जाने से किसी भी क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर या कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी के साथ कंसर्न है उसको कोई प्रकार से दिक्कत नहीं है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी प्रकार से कोई क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर या किसी और व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है विद इन 60 डेज आपको अप्रूवल दे देगी। तो देखिए, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेसेसरी, सीजी टू अप्रूव विद इन 60 डेज सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर अदर पर्सन्स कंसर्न्ड विद द कंपनी। सर क्या डेज याद रखने पड़ेंगे? जी एडवाइस तो यही दूंगा कि यहाँ पर आपको डेज याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नहीं याद रखने होते तो मैं अपने आप ही हटा देता। यहाँ पर आपको थोड़े से डेज याद रखने पड़ेंगे। ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा आपको बताया गया, अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं होता है तो क्या होगा? पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसकी। जहाँ जो बताया जाएगा वो चीज़ एटलीस्ट आपको करनी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, जिसने भी डिफॉल्ट किया, शेल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज फॉर एवरी डे। जितने दिन डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, सपोज ये आपको 30 दिन में कंफर्मेशन आ गई, उसके बाद आपको 60 डेज के अंदर उसको सबमिट करना था रजिस्ट्रार के पास, लेकिन आपने 60 डेज में नहीं किया, 65 डेज में किया, तो 5 दिन आपका डिफॉल्ट चला, 5000 की पेनल्टी लग सकती है। तो अगर कोई भी कंपनी या उसका कोई भी ऑफिसर डिफॉल्ट करता है किसी भी प्रोविजन को फॉलो करने में, तो जितने दिन डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा उसकी 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। बट ये पेनल्टी 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज़ें जो हैं कवर अप आप कर लीजिए। जैसे नोट्स बनाए ऐसे बनाइए, एकदम आपको बड़े आसानी से याद भी होंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगर कंपनी को अपने नेम क्लॉज के अंदर चेंज करना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो उसके लिए सबसे पहले उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। आगे कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसके बाद जो न्यू सर्टिफिकेट है वो आरओसी जो है इशू करेंगे। ये आपकी बुक के अंदर ही गिवन है एक चार्ट, अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है, उसी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो नेम क्लॉज को अगर आपको चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, न्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, फिर आरओसी इशू करेंगे। ये 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसको आप बना ही लीजिएगा, नोट्स को, अच्छा रहेगा। फिर अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना है तो उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई परमिशन जो है यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए एकदम नो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन, कोई सीजी अप्रूवल यहाँ पर नहीं चाहिए होता, ठीक है, नेम क्लॉज में चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करवाना पड़ेगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर और एक लोकल लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर है, जिस भी रीजन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ के जो भी लोकल लैंग्वेज है। प्लस आपको ये डिटेल जो है अपनी कंपनी की वेबसाइट पर प्रॉपर पब्लिश करनी पड़ेगी। ये जो इतना लिखा हुआ है उसकी समरी मैंने आपको बताई है। A company which has raised money from the public through prospectus and still has unutilized amount, मतलब जिस कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, अपने शेयर्स इशू किए और एंड हैव अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आउट ऑफ द मनी सो रेज्ड, और जो भी उसे शेयर इशू करके पैसे मिले थे अभी उसमें से सारा पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है, शैल नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट फॉर विच इट रेज द मनी, वो अपने ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि जिस मकसद के लिए पैसा उसने उठाया है उसके लिए उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अनलेस, लेकिन किया जा सकता है, बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द कंपनी। अब देखो इतनी बड़ी लाइन लिखी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, कंप्लीटली इररिलेवेंट, मतलब कोई इसका तुक ही नहीं है, सीधी सी बात है। यस, अ कंपनी कैन चेंज द ऑब्जेक्ट क्लॉज बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। समझ में आई बात? तो उसके बाद अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, द डिटेल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रेजोल्यूशन शेल ऑल्सो बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, वन इन इंग्लिश एंड वन इन
vernacular language, that is the local language which is in circulation at the place where the registered office of the company is situated. तो वही मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया कि न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना है एक इंग्लिश के और एक लोकल लैंग्वेज के, ठीक है. एंड ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी इंडिकेटिंग देयर इज अ जस्टिफिकेशन फॉर सच चेंज. पब्लिश करना है ऑन कंपनी वेबसाइट विद जस्टिफिकेशन ऑफ चेंज, क्यों आप उसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है. तो ये जो है आप नोट कर लेंगे. ऑब्जेक्ट क्लॉज में स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, सीजी का अप्रूवल किसी भी प्रकार से नहीं चाहिए, और पूरी की पूरी क्या कहानी है वो आपको कंसाइज करके बता दी. देखिए अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जरा, ये आपको इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है. द डिसेंटिंग शेयर होल्डर. डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं? जिनको कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज होने की वजह से परेशानी है, वो चाहते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज ना हो. तो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैं शेल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट. मतलब जो शेयर होल्डर चाहते हैं कि भैया कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज नहीं होना चाहिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एग्जिट करने की. मतलब वो अपने शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी कौन देगा? बाय द प्रमोटर्स एंड द शेयर होल्डर्स हैविंग कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस टू बी स्पेसिफाइड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड. और इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे वो सेबी आपको बताएगा. मतलब सीधी सी बात ये है, आपको जो इसमें ध्यान रखनी है कि जो भी डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स है उनको अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो कंपनी छोड़ सकते हैं, अपने शेयर्स बेच सकते हैं, और ये एज पर द रूल्स फ्रेम्ड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होगा. तो पूरा का जो आपके नोट्स थे वो आपके उसमें बनवा दिए हैं. ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या ध्यान रखना है? स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन 1 इन इंग्लिश 1 इन लोकल लैंग्वेज, पब्लिश ऑन कंपनी वेबसाइट विद जस्टिफिकेशन, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट देना एज पर द रूल्स फ्रेम्ड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नेम क्लॉज क्लियर है, ऑब्जेक्ट क्लॉज क्लियर है आपको, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. इसके बाद है लायबिलिटी या कैपिटल क्लॉज, जिसके लिए हमें पास करना पड़ता है स्पेशल रेजोल्यूशन. यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है आपके मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं है, कि जस्ट उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई कंपनी गारंटी कंपनी है या अनलिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पर जो पर्सन्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए. इससे हमें कोई रेलिवेंसी नहीं है, इसको आप ध्यान ना दीजिए, खामखा आपका टाइम वेस्ट होगा. तो आपको इसमें क्या क्या करना है वो आपको बता दिया, किस तरीके से करना है वो आपको बता दिया. मेन जो है इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज था जो आप मेरे साथ ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके हैं, वो मैं यहाँ पर हटा चुका हूँ. नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज में जितनी रेलिवेंट बातें हैं वो सारी हमने डिस्कस कर ली. बेटा इसके बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बहुत रेलिवेंट चीज़ है. थैंक यू. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी. ये क्या है? सपोज कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये पता लगता है कि उस कंपनी का जो नाम है वो किसी और कंपनी के नाम से मिलता जुलता है या एकदम सेम है. देखो पहली बात तो नेम अप्रूवल में ही बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बाद आरओसी भी चेक करता है. लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि सपोज ऐसा हो गया कि कंपनी रजिस्टर हो गई और बाद में पता लगता है कि नाम जो है बहुत आइडेंटिकल है या टू नियरली रिसेम्बल है, तो उस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो नोटिस इशू करके कंपनी को बोलेगी कि भैया आपका नाम इतने वक्त में चेंज हो जाना चाहिए. जैसे कि केस नंबर 1, अगर नाम आइडेंटिकल है और टू नियरली रिसेम्बल्स, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में क्लोजली लिखाते हैं, क्लोजली रिलेटेड, लेकिन वो गलत है. आपको याद रखना है ये लॉ का वर्ड है टू नियरली रिसेम्बल्स, और यही लिख के आना. तो अगर जो नाम है वो आइडेंटिकल है या टू नियरली रिसेम्बल है विद द नेम ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट टू चेंज द नेम विद इन 3 months, 3 महीने के टाइम के अंदर. नाम या टाइम याद रखना पड़ेगा. बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, की ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करिए सर, स्पेशल की जरूरत नहीं है. और वैसे देखो नेम चेंज करना होता है स्पेशल चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. अगर सीजी ने ऑर्डर दिया है और कितने महीने में करना है? 3 महीने में. समझ में आई बात? पक्का. और ये कब? जब कंपनी रजिस्टर हो चुकी है. देखिए वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आजकल सब कुछ बड़ा क्रॉस चेक किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर हो गया, बाद में पता लगता है कि नहीं क्या बोलते हैं नाम तो बहुत आइडेंटिकल है, टू नियरली रिसेम्बल है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है ये पावर दी गई है 3 months. अब देखिए ये आपने शॉर्ट नोट तो बना लिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा.
अगर सिखा पाऊँ तो। ये देखिए शॉर्ट नोट्स चीज़ों को समझने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, रिवीजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिख के आना। एग्जाम की ड्राफ्टिंग भी आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे अब आपको ये चीज़ लिखनी है, आइडेंटिकल और टू नियरली रिसेंबल विद द नेम ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी इन सीजी में डायरेक्ट टू चेंज द नेम विद इन 3 months बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो इसको लिखने का तरीका कैसे, देखो कोई सेक्शन वगैरह याद नहीं रखने, सिर्फ एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इफ द नेम ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी का नाम, अब देखो खामा-खा की एक्सटेंशन जो आप आराम से कर सकते हो जिससे आपका आंसर की लेंथ पड़ती है। इफ द नेम ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013 इज, ये देखो यहां तक अगर मैं बोलूं देसी वर्ड में जो है हमने भूमिका बनाई है, इसको अगर हम बोलें तो हमने एक तरह से क्या बनाई है, भूमिका। और ये भूमिका बच्चे एग्जाम में नहीं बनाते, ये गलत बात है, ये लिखना है आपको। याद है बचपन में हिंदी जब आप पढ़ते थे तो प्रसंग सहित व्याख्या आती थी, तो मेन व्याख्या लिखते थे लेकिन प्रसंग लिखनी जरूरत थी, ये प्रसंग है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट, द नेम ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इस तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करनी होती है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिकल और टू रिसेंबल विद द नेम ऑफ द कंपनी, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ये भी अगेन भूमिका बनाई है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ, ये लाइन आपको वो है जो जगह जगह मिलती है। लिखिए, देन सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट सच कंपनी टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 months बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो देखिए कंसाइज नोट्स आपने बनाए वो एक अलग चीज है, जो आपने कंसाइज बनाया वो तो अंडरलाइनिंग के लिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया पूरा, ये देखिए विद द नेम ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी सीजी में डायरेक्ट, तो ये हमने देखो पूरा यहाँ अंडरलाइन किया जहाँ जहाँ जरूरत थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंसाइज वाली बात आप एग्जाम में लिख के आपको फुल पैराग्राफ फॉर्म में आना होता है। ये देखो जो मेहनत करी है ना, यहाँ पर आपको एक कंसाइज में भी लिख के दिखाया और फुल फॉर्म में विद अंडरलाइनिंग, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि पेपर को एग्जैक्टली हमें प्रेजेंट कैसे करना है, ये चीज आप सीखिए। कंसाइज नोट्स बनाइए, इट्स नॉट रॉन्ग एंड इट इज नेसेसरी टू रिवाइज, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपको बार बार बोला जा रहा है कि आपको लिख के जरूर प्रैक्टिस करनी है, तो लिखिए आप इसी फुल पैराग्राफ बनाने की फॉर्म में। ये पैराग्राफ बनाने की जो प्रैक्टिस है ये ओवर द नाइट डेवलप नहीं होगी, जब आप एक एक टॉपिक साथ साथ लिख के देखेंगे तभी आपकी पैराग्राफ बनाने की जो कैपेसिटी है वो बिल्डअप हो पाएगी। तो ये पैराग्राफ जो है आप जरूर बनाना सीखिए। और इसका एक तरीका और अच्छा है, आपने जैसे कंसाइज नोट पढ़ा तो इसके बाद बेशक आप आईसीआई को 1-2 बार पढ़िए ताकि आपको समझ में आए कि वो आगे पीछे की भूमिका किस तरीके से बनाते हैं। और कुछ नहीं होता, ले दे के वही 2-4 लाइनें हैं कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस लॉ, उसी चीज को हमें पैराग्राफ फॉर्म में देना है। तो पैराग्राफ फॉर्म इज मैंडेटरी और आपकी सारी जो राइटिंग प्रैक्टिस है हर टॉपिक की वो मैंडेटरी है लॉ के अंदर, क्योंकि देखो सिलेबस बहुत कम है, इसको भी अगर आप कंसाइज करोगे तो दिक्कत होगी। कंसाइज नोट्स इज फॉर रिवीजन एंड दिस यू हैव टू बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग इन द एग्जाम। समझ में आई बात? चलिए केस 2। अभी तो हमने देखा कि नाम आइडेंटिकल है या टू नियरली रिसेंबल है किसी नाम से जो कंपनी एक्ट कर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सपोज पेप्सी एक ब्रांड नेम है, आपको पता ही है। अब जो ब्रांड नेम है वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में रजिस्टर्ड होते हैं, तो किसी ने अपनी कंपनी का नाम वो रख लिया जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में रजिस्टर्ड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम ई स्कॉलर्स है, लेकिन हमारा जो ब्रांड नेम है वो है ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। अब समझना जरा, हमने क्या कर रखा है, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी पे ट्रेडमार्क ले रखा है, ठीक है। तो अब सपोज किसी ने ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड बना दी, उसने अकलमंदी लगाई, उसने कंपनी एक्ट के अंदर ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड बना दी एज पर कंपनी एक्ट। समझ में आई बात? जबकि हमने ट्रेडमार्क ले रखा है उसका ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में। तो यहां पे भी लॉ ने रिलीफ दिया है कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी बना लेता है उस नाम से
जो कि ऑलरेडी ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर्ड है, जैसे हमारा ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर है, तो अब इस नाम से कोई कंपनी नहीं बना सकता, बनाएगा तो वी कैन टेक द एक्शन। तो इफ इट इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिसेंबल विद द नेम रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क एक्ट, वो आइडेंटिकल है या नियरली रिसेंबल है किससे, उस नाम से जो कि ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर्ड है, फिर क्या होगा, जिसने भी उसको रजिस्टर करवाया हुआ है, जो भी उसका रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, वो एप्लीकेशन लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट है, ध्यान से देखिए। सपोज ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी पे हमने ट्रेडमार्क ले रखा है। अब हमने किसी ने सपोज ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म कर दी। प्राइवेट लिमिटेड अगर फॉर्म कर दी सपोज 1 अप्रैल 2017 तक, तो फिर हम मैक्सिमम जो एक्शन ले सकते हैं ना 18, 19, 31 मार्च 2020 तक, मतलब 3 साल। मतलब अगर किसी ने ग्रूमिंग एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाई, 1 अप्रैल 2017 को उसने कंपनी फॉर्म कर ली, उसके बाद हम जो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं मैक्सिमम 31 मार्च 2020 तक ले सकते हैं। उसके बाद हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। देखिए लिखा है एप्लीकेशन टू बी मेड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट सच नेम वॉज ग्रांटेड टू द कंपनी। समझ में आई बात? श्योर। देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि फिर ये मान लिया जाता है कि इसकी भी कोई ना कोई अपनी गुडविल बन चुकी होगी, ठीक है, तो फिर जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है वो कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर इसको कैसे पता लगेगा, आपको कैसे पता लगेगा कि उसने ग्रूमिंग एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बना ली है? तो देखिए या तो आप चेक करते रहो जो एमसीए की वेबसाइट है उस पर जाके, ठीक है, एक तरीका तो ये है, नहीं तो आपको कभी नोटिस में आ जाए और उसको 3 साल नहीं हुए तो आप केस कर दो, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एप्लीकेशन लगाई तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको डायरेक्ट करेगी कंपनी को। अब पहली बात ऐसी नहीं कि आपने एप्लीकेशन दी और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर ही देगा, ऐसा नहीं है। अगर उस सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ नेम आइडेंटिकल है या टू नियरली रिसेंबल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा कंपनी को कि भैया अपना नाम कितने टाइम में, यहाँ पे 6 महीने का वक्त दिया, 6 महीने के अंदर चेंज करना है बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। देखिए जो मैंने 6 लिखा है ना, गलत लिखा है। कभी भी आपको अल्फ़ाबेट में नहीं लिखना, न्यूमेरिक में नहीं लिखना, आपको हमेशा जो है वो अल्फ़ाबेट के अंदर लिखना है। कभी भी आप न्यूमेरिक में मत लिखिए, चाहे 1 लाख लिख रहे हैं 6 लिख रहे हैं कुछ भी, ऑलवेज राइट इट इन अ अल्फ़ाबेटिक मैनर। समझ में आई बात? और उसे अंडरलाइन करिए। क्लियर? तो 2 केसेस हो सकते हैं जो हमने देख लिए। आइडेंटिकल टू नियरली रिसेंबल है, उसी नाम से जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर है तो सीजी डायरेक्ट करेगा 3 महीने में नाम चेंज करो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर वो ट्रेडमार्क एक्ट से है तो सीजी को एप्लीकेशन लगाओ, मैक्सिमम 3 साल में एप्लीकेशन लगा सकते हो। सीजी डायरेक्ट करेगा कि 6 महीने के अंदर आप नाम चेंज करो विद ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। समझ में आई बात? अब जिस कंपनी को ये नाम अपना चेंज करना है, जिसका नाम टू नियरली रिसेंबल था या आइडेंटिकल था, वो क्या करेगी, वो कंपनी अप्लाई करेगी न्यू नेम के लिए, और न्यू नेम जब उसको मिल जाएगा तो वो इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज उसे रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और नोटिस ऑफ चेंज इन नेम देना पड़ेगा, प्लस उसे ऑर्डर की जो कॉपी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसमें लिखा हुआ था कि इस कंपनी को अपना नाम चेंज करने की ज़रूरत है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स उसे जमा करवाने पड़ेंगे रजिस्ट्रार को। और उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो चेंजेस करेगा और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और मेमोरेंडम इशू करेगा। तो सीधी सी बात क्या है, जिस कंपनी को नाम चेंज करना है वो नए नाम के लिए अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद जब उसे नया नाम मिल जाएगा, अगले 15 दिनों में उसे रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है किस बारे में, कि क्या उसका नया नाम है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे ऑर्डर दिया था कॉपी उसकी एक जमा करवानी, और रजिस्ट्रार उसके बाद सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन और मेमोरेंडम में चेंजेस करवाएगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, डिफ़ॉल्ट करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन इशू करी 3 महीने या 6 महीने की कि भैया अपना नाम चेंज करो, और सपोज कंपनी ने ऐसा नहीं किया, तो कंपनी ऊपर जो पेनल्टी लगेगी दैट विल बी ऑफ 1000 पर डे। पर डे, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 100 दिन कंटिन्यू रहा 1 लाख रुपए, 200 दिन कंटिन्यू रहा 2 लाख रुपए। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उस पर फ्लैट 5000 से 1 लाख रुपीज तक की पेनल्टी लग सकती है। मिनिमम 5000, ये पर डे नहीं है, यहाँ पे पर डे लिखा है मैंने, जबरदस्ती कह रहे हो आप पर डे, कहाँ लिखा है, और मैक्सिमम 1 लाख। ठीक है,
इसमें कोई पर डे का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर डे जो है कंपनी पे लगी। सर क्या याद करनी पड़ेगी, कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में होता क्या है, पेपर जब तक लड्डू लड्डू आ रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन हल्का सा मुश्किल पेपर बनाना होगा ना, आपके 60 नंबर के कंपनी लॉ में 40 नंबर की पेनल्टियाँ पूछ लेंगे वो। और उन्होंने अभी ये सीन CA फाइनल में कर दिया। पीछे अभी 2 साल पहले उन्होंने पेपर मुश्किल बनाना था, 40 नंबर की पेनल्टियाँ पूछ ली। मतलब 40 नंबर का मेरा मतलब है कि उनका जो कंपनी एक्ट था उसके अंदर ऑलमोस्ट 60 to 70% पेपर में पेनल्टियाँ पूछी हुई थी। तो यहाँ पर आप इसे याद कर लें, ठीक है। फटाफट इसे सारा नोट बनाइए, थैंक यू। और इसको आप याद करके कोशिश करिए कि जैसे आपको ड्राफ्टिंग करनी सिखाई है वैसे ही आप अपने आप लिखें। समझ में आई बात? चलिए, आपकी राइटिंग स्किल्स को और बेहतरीन करने के लिए थोड़ी सी मेहनत और की गई है। जरा समझिएगा कि कैसे ICAI की बुक और नोट्स, लैंग्वेज लिखनी कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं, दोनों के बीच का मिक्सअप क्या है। दोनों चीज़ें आमने सामने रखनी है ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखिए, जैसे टॉपिक है कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स टू बी गिवन टू मेंबर्स। मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अगर उसकी कोई कॉपी मेंबर मांगता है तो उसको देनी होगी। तो लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 एवरी कंपनी ऑन बीइंग सो रिक्वेस्टेड बाय अ मेंबर, कोई भी कंपनी का अगर मेंबर शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करता है तो सेक्शन 17 के हिसाब से shall send copies of the following documents within 7 days of the request। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो मेमोरेंडम, आर्टिकल्स या दूसरे कोई भी डॉक्यूमेंट, उसकी कॉपी भेजनी होगी विद इन 7 days ऑफ द रिक्वेस्ट ऑन द पेमेंट ऑफ फीस। और जो मेंबर है उसको ऑब्वियसली उसकी फीस पे करनी पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ से भेजेंगे। In case of default, the company and every officer who is in default shall be liable for such default। कंपनी और उसका हर ऑफिसर लायबल होगा डिफॉल्ट में। और क्या पेनल्टी लग सकती है, 1000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज और 1 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। तो देखिए, ये इस तरीके से ICAI बुक में चीजें लिखी हुई हैं। अब आप जब इसके नोट्स बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, मोटा मोटा अगर देखें कि विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने, कौन कौन से, कॉपी ऑफ MOA AOA। अब देखो यहाँ कितना बड़ा लिखा हुआ है, एवरी एग्रीमेंट एंड एवरी रेजोल्यूशन रेफर्ड इन दिस, पता नहीं क्या फारसी भाषा लिखी है। आपको कुछ नहीं है, इसका सिंप्लीफिकेशन दे दिया है यहाँ पर। कॉपी ऑफ MOA AOA एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड। कई बार देखिए बहुत ये इररेलेवेंट चीज़ें हमें गिवन होती हैं जो रेलिवेंसी नहीं रखती हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके लिए हमने सिंपल सा वर्ड अदर डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड। और अगर डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी ऑन ऑफिसर एंड कंपनी ऑफ 1000 पर डे बट कैन नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज। अब देखिए, अगर आप दोनों को आमने सामने रख रहे हैं, ये आपके नोट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे कि भैया मोटा मोटा 7 दिन के अंदर पेमेंट के हमें भेजना है। क्या क्या भेजना है, MOA AOA अदर डॉक्यूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट में जो भी ऑफिसर है या एंड कंपनी, उनको 1000 रुपये से 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ये आपके एग्ज़ाम टाइम में हेल्प करेंगे। लेकिन थोड़ा लिखने में आप इस तरह की चीज़ें लाइए, जैसे अब उसमें भी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह आप सीधे लिखिए अदर डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड। लेकिन इसी चीज़ को स्टेटमेंट फॉर्म में जैसे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ऐसे लिखने की कोशिश करिए। नोट्स आप अपने रजिस्टर में ऐसे बनाएं, लेकिन जब राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस तरीके से करिए। ICAI पढ़ने से आपको एक राइटिंग फॉर्मेट जो है वो कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा, चीज़ें कोई डिफरेंट नहीं। समझ में आई बात? श्योर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मतलब अगर कोई कंपनी कन्वर्ट होना चाहती है, लाइक प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी बनना चाहती है, पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है, तो क्या उसका प्रोसेस है वो इस सेक्शन 18 में बताया गया। अब देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। पहले आपको मैं कंसाइज नोट से समझाता हूँ, फिर आप इस बार ICAI पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़, अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनना चाहती है तो उसे अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा। भाई सबसे पहला तो आप देखो ना, नेम क्लॉज ही चेंज होगा। अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनना चाहती है तो पहले नाम में लगता था प्राइवेट लिमिटेड और अब क्या लगेगा, लिमिटेड। यस और नो? तो
कंपनी को जितने भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में वो सारे के सारे करने पड़ेंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे रजिस्ट्रार पे कि भैया हमें एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाए। रजिस्ट्रार जो है वो ये इंश्योर करेगा कि देखो पहले कंपनी थी सपोज ABC प्राइवेट लिमिटेड, अब जो है वो कंपनी बन गई ABC लिमिटेड, तो कंपनी का नाम चेंज हो गया, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया कंपनी को। तो रजिस्ट्रार ये इंश्योर करेगा कि जितने भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज ऑब्लिगेशंस जो कंपनी के पहले थे वो कंपनी का नाम कन्वर्ट होने के बाद या कंपनी के कन्वर्जन के बाद प्राइवेट टू पब्लिक के बाद, या पब्लिक कंपनी थी पहले तो प्राइवेट कंपनी बनने के बाद, अगर कंपनी का स्टेटस चेंज हुआ है, इन शॉर्ट चाहे पब्लिक टू प्राइवेट हुआ है या प्राइवेट टू पब्लिक हुआ है, तो कंपनी का स्टेटस चेंज होने से कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज या जो भी ऑब्लिगेशंस थी बिफोर कन्वर्जन वो आफ्टर कन्वर्जन भी इन्फोर्स की जा सके, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। रजिस्ट्रार ये इंश्योर करेगा। समझ में आई बात? सपोज कोई कंपनी का क्रेडिटर था, उसने ABC प्राइवेट लिमिटेड को पैसे दिए हुए थे 1 करोड़ पे, अब कंपनी हो गई ABC लिमिटेड, वो मांगने क्या पैसे, ABC लिमिटेड वाले कह रहे हैं भैया वो तो प्राइवेट लिमिटेड को दिए थे ना, लिमिटेड को थोड़ा दिए थे। तो रजिस्ट्रार ये इंश्योर करेगा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज ऑब्लिगेशन जो बिफोर कन्वर्जन थे वो आफ्टर कन्वर्जन भी एनफोर्स में रहे। तो कंसाइज समरी तो इसकी इतनी सी है। अब देखो इसे कैसे लिखा है इन्होंने। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ कंपनी, पहली बात सेक्शन नंबर नहीं लिखना आपको, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट, कंपनी में कन्वर्ट इटसेल्फ इन सम अदर क्लास ऑफ कंपनी बाय ऑल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। By alteration of memorandum article, a company of any class registered under this act, आप देखो वही वाली बात ना, registered under this act, भूमिका, इसको बोलते हैं भूमिका बनाना, आप भी बनाओ कोई दिक्कत थोड़ी ना है। may convert itself as a company of other class under this act, अब देखो उसी चीज को कितना घुमा के लिखा है, by alteration of memorandum and articles in accordance with the provisions of this chapter। तो देखिए याद आपको यही करना है, लेकिन लिखते हुए आपको ये चीजें याद नहीं करनी होती। जैसे अब कंपनी शेल ऑल्टर MOU इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, तो आपको सिंपल सी बात लिखनी है कि इफ अ कंपनी वांट्स टू चेंज द स्टेटस ऑफ द कंपनी वेदर प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी और पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी, देन इट शेल ऑल्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद आप ये करिए कंसाइज में, लेकिन लिख के कंसाइज में मत, ये बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड दिस इज द ओनली वे टू प्रेजेंट द पेपर ऑफ लॉ। अगर आप ऐसे करेंगे तभी आप लॉ में बहुत अच्छा, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बोला हर टॉपिक लिख के प्रैक्टिस करो। और लिखो कैसे, अब उसका एक यूनिक तरीका बता। आपने पहले कंसाइज में लिखा होगा, चला, अब आप उस लेवल पे हो गए हैं कि हाँ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप हो गई, अब उसे आप थोड़ा इलैबोरेट करिए, उसके अंदर भूमिकाओं को जोड़ने की कोशिश करिए। समझ में आई बात? Whenever such conversion of company is required to be done, the company shall file an application। अब देखो, आप देखो यहां तक आप इस चीज को समझना जरा। Whenever such conversion of company is required to be done, ये लाइन ना भी लिखी हो तो भी बात बन जाएगी। आप देखो पढ़ के, अगर फाइल एन एप्लीकेशन टू द रजिस्टर, द कंपनी शेल फाइल एन एप्लीकेशन टू द रजिस्टर who shall, after satisfying himself that provision applicable for registration of company has been complied with, close the former registration of the company। बन जाती, लेकिन नहीं, जितना आप इलेबोरेट करके लिख सकते हैं उतना इलेबोरेट करके लिखे। देखो ICAI वालों को नहीं पता क्या ये बात कि ये लाइन नहीं लिखेंगे तो भी बात बन जाएगी। अरे भैया उन चार्टेड अकाउंटेंट बने उन्हें कितने साल हो गए और पता नहीं कितने साल से वो बंदे एक्सपर्ट हैं, सिर्फ लॉ की किताब ही लिख रहे हैं, उनका काम ही सुबह से लेकर शाम तक लॉ की किताब लिखना है। फिर ये लाइन क्यों है? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। दिस इज रिकॉल्ड एज द रियल लैंग्वेज ऑफ लॉ, जो आपको समझना पड़ेगा, आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर आप उसमें भूमिकाएं नहीं जोड़ेंगे, सीधे कंसाइज में लिख के आएंगे तो कंसाइज में ही मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हैं आप? देखिए मेरा काम आपको समझाना है, करना आप ही को पड़ेगा, इसीलिए आपको बार बार बोला जा रहा है प्लीज डू द राइटिंग प्रैक्टिस एंड इट इज मस्ट इन केस ऑफ लॉ, मस्ट। Who shall file after satisfying that in provision, ये आपने पढ़ लिया। Issue a certificate after registering the required documents, issue a certificate of incorporation in the same manner as its first registration। The registration of a company under this section shall not affect the debts, liabilities, obligations, वही वाली सारी बात आप देख रहे हैं।
अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, जो बच्चे ने ये वीडियो देखी है ना वो एक काम करेगा, ये कंसाइज नोट्स पढ़ेगा और इसको अपनी फॉर्म में जितना बढ़िया लिख सकते हो लिख करके मुझे मेल करो। आईडी दे रहा हूँ तुम्हें स्पेशल, chandanpodar1992@gmail.com। इस पे एक तो मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चे यहाँ तक पहुँच गए और कितने बच्चे मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके काम कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट जो है कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसके कंसाइज ये इसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके साफ सुथरा एकदम बढ़िया बढ़िया नीट एंड क्लीन फोटो लेके मुझे इस ईमेल आईडी पे भेजो। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल कि आप कितना अच्छा आगे बढ़ें, लेकिन पूरी ईमानदारी उसके अंदर होनी चाहिए, चीटिंग किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं देख रहा तो क्या हुआ, श्याम बाबा ऊपर से देख रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। हाँ है शीशा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है, सपोज एस लिमिटेड है, एच लिमिटेड है, एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है एस लिमिटेड की, तो जो सब्सिडरी है वो होल्डिंग के अंदर शेयर्स परचेज नहीं कर सकती, लेकिन 3 एक्सेप्शंस इसकी दी गई हैं। वो कौन सी? एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिजीज्ड मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, मतलब जो होल्डिंग कंपनी है सब्सिडरी की, अगर होल्डिंग कंपनी के किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है और उस शेयर होल्डर ने अपना लीगल हेयर सब्सिडरी को बना रखा है, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। सर थोड़ा सा समझ नहीं आया, ध्यान से सुनिए। एक होल्डिंग कंपनी है, इसने 70% शेयर ले रखे हैं एस लिमिटेड में, तो ये सब्सिडी बन गई इसकी। ये सुनो, अब इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें एक शेयर होल्डर थे मिस्टर ए। मिस्टर ए की डेथ हो गई, तो डेथ के बाद उनके शेयर्स किसको जाएंगे? लीगल हेयर्स को। और मिस्टर ए ने लीगल हेयर बना रखा है अपनी इस सब्सिडरी को। जो मिस्टर ए हैं, इनकी डेथ के बाद इनके शेयर्स लीगल हेयर को जाएंगे। और लीगल हेयर जो है वो कौन है? लीगल हेयर है खुद एस लिमिटेड। तो ऑब्वियसली अब मिस्टर ए के शेयर्स जो है वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? एस लिमिटेड को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस केस के अंदर सब्सिडरी के पास शेयर्स आ गए किसके? होल्डिंग के। लेकिन कायदे से लॉ क्या कहता है कि जो सब्सिडरी है वो होल्डिंग के शेयर्स नहीं ले सकती। लेकिन अगर जो शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है और उसके लीगल हेयर्स की कैटेगरी में सब्सिडरी है, तो फिर सब्सिडरी को उसके शेयर्स मिल सकते हैं। ध्यान से पढ़िए। एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिजीज्ड मेंबर ऑफ ए होल्डिंग कंपनी, समझ में आया? होल्ड्स शेयर्स एज ट्रस्टी। होल्ड शेयर्स एज ट्रस्टी का मतलब क्या है, इसको भी समझते हैं। एच लिमिटेड है, इसके 80% शेयर एस लिमिटेड में, इसके एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए। इन्होंने अपने शेयर्स सारे के सारे एज ए ट्रस्ट, आपको पता है ट्रस्ट में क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, बताओ। सपोज मिस्टर ए ने क्या किया, अपने सारे शेयर्स इन द ट्रस्ट एस लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया और एस लिमिटेड को बोला कि इससे जो भी डिविडेंड इनकम आए वो आप वेलफेयर पर्पस के लिए लगाते रहना। ठीक है, वेलफेयर पर्पस के लिए वो सारी की सारी इनकम जो है आप लगाते रहना। ये हमने इनकम टैक्स के अंदर देखा था, इरिवोकेबल ट्रस्ट पीजीबीपी के अंदर। तो बेसिकली अगर मिस्टर ए के पास शेयर्स हैं और उन्होंने एज इन इरिवोकेबल ट्रस्ट, इरिवोकेबल ट्रस्ट क्या होती है? जिसको कभी वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने वो शेयर्स जो है वो सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए एस लिमिटेड को कि सारी डिविडेंड इनकम वेलफेयर पर्पस के लिए आप यूज करेंगे। तो जहां पर एज ए ट्रस्टी एस लिमिटेड जो है नाउ होल्डिंग शेयर्स ऑन ऑफ मिस्टर ए एज ट्रस्टी,
देखो बड़ा सिंपल है, ए ने ट्रस्ट किया, विश्वास किया एस लिमिटेड पे, तो एस लिमिटेड ट्रस्टी हो गया कि विश्वास लायक। और क्या विश्वास किया कि आपको इसकी डिविडेंड इनकम एक वेलफेयर पर्पस के लिए या किसी भी मकसद के लिए लगानी है। तो अगर सब्सिडरी के पास शेयर्स आ गए होल्डिंग के अंडर अ ट्रस्ट, देन इट इज कंप्लीटली अलाउड, होल्ड शेयर्स एज ट्रस्टी। समझ में आया? या तीसरा केस, सब्सिडरी कंपनी होल्ड शेयर्स बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। मतलब समझे आप कि सपोज एच लिमिटेड है, उसने एस लिमिटेड के शेयर्स लिए, बट ये शेयर्स लिए 1 जुलाई 2019 को, लेकिन एस लिमिटेड पे ऑलरेडी उस दिन एच लिमिटेड के शेयर्स पड़े हुए हैं 1%, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑलरेडी बने पड़े हुए हैं सब्सिडरी के पास होल्डिंग के शेयर्स बिफोर बिकमिंग द सब्सिडरी, तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सब्सिडरी जो है वो होल्डिंग के शेयर्स नहीं ले सकती एक्सेप्ट इन 3 सर्कमस्टांसेस ले सकती है, मतलब जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में, ट्रस्टी की कैपेसिटी में, या सब्सिडरी बनने से पहले कोई शेयर्स उसके पास पड़े हो। यही सारी बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप देखिए, नो कंपनी शैल ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू इट्स नॉमिनीज होल्ड एनी शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी एंड नो होल्डिंग कंपनी शैल अलॉट और ट्रांसफर इट शेयर्स टू एनी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। क्या कह रहा है, कोई भी कंपनी या तो खुद या अपने नॉमिनीज के थ्रू किसी भी तरीके से कोई शेयर होल्डिंग कंपनी में नहीं लेगी, या कोई भी होल्डिंग कंपनी शेयर्स अलॉट या ट्रांसफर नहीं करेगी अपनी सब्सिडरी को, एंड एनी सच अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी टू इट्स सब्सिडरी शैल बी वॉइड। अगर किया जाता है तो वो वॉइड माना जाएगा एक्सेप्ट इन 3 सर्कमस्टांसेस। देखिए, कंसाइज करना आसान काम है, लेकिन ना, देखिए आप एक चीज को समझिए, ना आपको ये लिख के आना है ना आपको ये लिख के आना है, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, हाईली टेक्निकल। इन्होंने तो लॉ छाप दिया पूरा का पूरा उठा करके, ठीक है, और ये हाईली सिंप्लीफाइड है। हाईली सिंप्लीफाइड लिखने में भी दिक्कत है और हाईली टेक्निकल आप नहीं लिख पाएंगे। यू हैव टू सिलेक्ट द मिड वे। जितना कंसाइज है ना, इतनी भूमिका और बना लो। ये तो उससे 3 गुना है, अगर आप देखोगे तो कम से कम आप एटलीस्ट जितना ये है उतनी ही भूमिका पार्ट में उसको ऐड ऑन करें। समझ में? जैसे अब आपको इसी को लिखना है आंसर, तो आप सबसे पहले बताएं कि होल्डिंग कौन होती है, सब्सिडरी कौन होती है, आप पढ़ चुके हैं बेसिक्स के अंदर। फिर उसके बताएं कि होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी में किसी भी प्रकार से शेयर नहीं परचेज कर सकती है। अगर वो परचेज करती है तो वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन ऐसे 3 सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पर सब्सिडरी जो है वो होल्डिंग के अंदर शेयर्स होल्ड कर सकती है इवन आफ्टर बिकमिंग द सब्सिडरी। ये आपने प्रसंग लिखा, फिर एक्सेप्ट ये व्याख्या लिखी आपने। समझ में आई बात? पक्का? तो इस तरीके से लिखिए। अच्छा, लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि सिर्फ फर्स्ट 2 केसेस के अंदर ही सब्सिडरी के पास ये राइट होगा कि वो वोट कर सके। थर्ड केस के अंदर चाहे सब्सिडरी के पास ऑलरेडी शेयर्स हैं होल्डिंग के, लेकिन वो वोट नहीं कर सकती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। राइट टू वोट इन केस ऑफ ए एंड बी ओनली। सिर्फ ए और बी केस में राइट टू वोट होगा, सी केस में नहीं है। हाउएवर द सब्सिडरी कंपनी रेफर्ड टू इन द प्रीसीडिंग प्रोविजो शैल हैव अ राइट टू वोट एट ए मीटिंग ऑफ द होल्डिंग कंपनी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स हेल्ड एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एज अ ट्रस्टी एज रेफर्ड इन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। सिर्फ इसमें जो इसमें है, इसमें कोई वोटिंग राइट उनका जो है वो नहीं रहेगा। वोटिंग राइट जो है वो वॉइड हो जाएगा। समझ में आई बात? शो। उसके बाद ये एग्जाम्पल आप इसे रीड करें। देखिए, इसमें मेहनत बहुत लग रही है इस तरीके की चीजें बनाने में, लेकिन आप प्लीज इसकी इज्जत करिए। और बेटा, इज्जत कैसे करनी है? सिर्फ आपको पढ़ना है, ऑटोमेटिक वो इज्जत हो गई। आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा ना और वो अच्छा होगा, आप खुश होंगे, आपके पेरेंट्स खुश होंगे, उस दिन इस मेहनत का असली फल मिलेगा। और प्लीज इसकी इज्जत समझिए, जैसे बताया जा रहा है वैसे करिए। डेफिनेटली ऊपर वाले की दया से आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप अपनी पूरी मेहनत जैसे बताई जा रही है उसी डायरेक्शन में करिए, कोई ताकत आपको फिर रोक नहीं पाएगी। लेकिन आप अननेसेसरी चीजें करेंगे, ट्रैक से हटेंगे, तो फिर गाड़ी डिरेल होना लाजमी है। प्लीज पूरी एकदम, देखिए देखने में नहीं आ रहा, लेकिन आपकी ईमानदारी आपके साथ है, और वो ईमानदारी
जिस दिन रिजल्ट आएगा सब अपने आप दिख जाएगी। तो प्लीज़ पूरी ईमानदारी से टॉपिक याद करिए, पहले लिखिए उसे, पूरी राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए बच्चों, बात करते हैं सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। मेन टॉपिक सारे हमारे ओवर हो चुके हैं, अब हल्के हल्के टॉपिक्स हैं, लेकिन कई बार इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और खासकर 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई भी चीज़ रिलेवेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी को हमें देना है, चाहे शेयर होल्डर को देना है, शेयर होल्डर ने कंपनी को कुछ भेजना है, या क्रेडिटर्स ने कुछ भेजना है, या आरओसी ने अगर कंपनी को कुछ भेजना है, तो कंपनी को कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व किया जा सकता है। कैसे? ये 5 मोड्स आपको ध्यान रखने हैं। ईदर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोई भी कुरियर सर्विस, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे खुद छोड़ दीजिए, या मीन्स ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक और अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, लाइक ईमेल हो गया या सर्वर शेयरिंग हो गई, जैसे भी करके वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर यू, एनआर लिखते हैं। तो ये 5 मोड्स हैं जिससे आप कंपनी को कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। कंपनी के खिलाफ कोई कंप्लेन करनी है, कुछ भी, कंपनी को अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट देना है, इन 5 तरीकों से दिया जा सकता है। ठीक है, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार और मेंबर, मतलब अगर कंपनी ने अपने किसी शेयर होल्डर को, जैसे यहाँ मेंबर बोला गया है, या रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो क्या तरीके हैं? तो देखिए, ये 5 तो सेम है, 5 तो एकदम आप देखिए एब्सोल्युटली सेम है, कुछ भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ये जो पोस्ट है, ये एक न्यू है, दैट्स इट। देखिए पीछे क्या था, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, डिलीवर्ड या इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में भी प्रिस्क्राइब। लेकिन अगर कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार या शेयर होल्डर को देना है, तो वो नॉर्मल पोस्ट से, नॉर्मल पोस्ट जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, उससे भी भेज सकती है। तो ये न्यू चीज़ है आपके लिए, समझ में आई बात? शो। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पास्ट एग्जाम में आ चुका है। अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है कि उसको डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर मोड से ही हो, सपोज किसी शेयर होल्डर ने बोला कि मुझे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे स्पीड पोस्ट से भेजेंगे और किसी से नहीं भेजेंगे, और वो उसके लिए फीस भी पे करता है जो कि कंपनी ने डिसाइड करी हुई है, देन मेंबर को, उस मेंबर को डॉक्यूमेंट उसी मोड से जाना चाहिए और किसी मोड से नहीं जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए इसको। However, a member may request for delivery of any document through a particular mode for which he shall pay such fees as may be prescribed by the company in its annual general meeting। ठीक है, चलिए इसके बाद जो निधि कंपनी है उसको लेके एक स्पेशल प्रोविजन है। निधि कंपनी को अपने जो मेंबर्स हैं, जिनके पास 1000 रुपये फेस वैल्यू या 1% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, विच एवर इज लेस, सिर्फ ऐसे ही मेंबर्स को जो है डॉक्यूमेंट सर्व करना पड़ता है थ्रू एनी मोड, जो भी हमने ऊपर पढ़े। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं जिनके पास सपोज 1000 रुपये से कम फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, तो उनके लिए उन्हें नोटिस सर्व नहीं करना पड़ता। वो क्या करते हैं, उनके लिए नोटिस बोर्ड पर, जो कंपनी का नोटिस बोर्ड है उस पर सिर्फ नोटिस चिपका देंगे, या जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पर जो भी न्यूज़पेपर है चलता है उसके अंदर वो पब्लिकेशन दे देंगे, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज एक निधि कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल है 2 लाख की, ठीक है, पेड अप कैपिटल है उसकी 2 लाख की। तो आप देखिए 1% ऑफ पेड अप कितना हो गया, 2000, या फेस वैल्यू 1000, विच एवर इज लेस, क्या हो गया 1000। तो सपोज किसी के पास अगर फेस वैल्यू 500 रुपए के शेयर है, तो उसको निधि कंपनी को नोटिस देने की जरूरत, सर्व करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बस कंपनी क्या करेगी, नोटिस बोर्ड जो है कंपनी का उस पर लगा देगी, या लोकल न्यूज़पेपर के अंदर जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उसमें नोटिफिकेशन दे देगी। ऐसे जितने शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 1000 रुपये से ऊपर की फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, सिर्फ उनको, सिर्फ और सिर्फ उनको जो है निधि कंपनी को नोटिस सर्व करने की जरूरत है। आप देखिए क्या लिखा हुआ है पूरा का पूरा।
Nidhi company subject to the modification that in case of Nidhi, the document may be served only on members who hold shares of more than 1000 in face value. Even 1000 भी नहीं, 1000 से ज़्यादा, or more than 1% of the total paid up of Nidhi, whichever is less. For other shareholders, document may be served by a public notice in newspaper circulated in the district where registered office of the Nidhi is situated and publication of the same in the notice board of the Nidhi. तो इसी के लिए सिंप्लीफाई किया है Nidhi company to serve notice to members holding shares of face value 1000 of face value 1000 more than 1000 or more than 1% of paid up capital whichever is less. उनको सिर्फ उन्हें नोटिस सर्व करना होता है. टू अदर्स बाकियों को कैसे देना है? नोटिस बोर्ड पे या जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे जो भी न्यूज़पेपर चलता है उसके अंदर. समझ में आई बात? तो ये समरी उसकी आपको बना के दे दी और आईसीआई में कैसे लिखा हुआ वो भी आपने देख लिया. तो देखिए नोट्स बनाना बड़ा आसान काम है, आप खुद समझिए, कोई इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है और एक एक चीज़ आप कितने आराम से रिलैक्स मैनर में कर सकते हैं. आपका फुल टाइम रिवीजन भी हो गया, कंसाइज नोट्स भी साथ साथ बन रहे हैं. इस तरीके से आप कोशिश करिए कि चीज़ें आपकी ड्राफ्ट हो, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा. और जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो साथ साथ लिखते रहिए, इधर इन अ सेपरेट रजिस्टर. और जैसे अब ये टॉपिक है अगर आप आईसीआई बुक में ही साथ साथ देख रहे हैं तो उस केस के अंदर आईसीआई पे ही आप कोई पेज मतलब पेज पे लिख करके या वो छोटे छोटे जो पेपर पेस्ट आते हैं उस पे लिख करके आप वहीं पर उसे पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का मीनिंग दिख रहा होगा. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन क्या है ये आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं देखना, लेकिन अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. अगर इनकेस कंपनी ने डिलीवरी करी है बाय पोस्ट, सिर्फ यहाँ पोस्ट लिखा हुआ है, देखिए रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ये सब इस पे नहीं आएंगे, सिर्फ पोस्ट जो फर्स्ट वाला है. देखिए रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, बाय डिलीवरिंग एट ए रजिस्टर, इसमें बड़ा क्लियर एविडेंस होता है कि कब वो डॉक्यूमेंट सर्व हुआ, कब वो डॉक्यूमेंट मेंबर को मिला, क्योंकि जो भी आपको डॉक्यूमेंट देने आता है वो आपसे साइन करवाता है, उसका पूरा रिकॉर्ड होता है. लेकिन जो नॉर्मल पोस्ट होती है उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता. तो इसीलिए ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ डिलीवरी बाय पोस्ट सच सर्विस शेल बी डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड. मान लिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट मिला है मेंबर को एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द लेटर कंटेनिंग द सेम इज पोस्टेड. जब वो पोस्ट किया उसके 48 घंटे बाद वो मिल गया. मतलब सपोज 1/3 को पोस्ट हुआ, 1 मार्च को हमने कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट के मेंबर को, वो डिलीवर हुआ जेन्युइनली 5 मार्च को, बट कंपनी एक्ट के हिसाब से मान लिया जाएगा कि 3 मार्च को वो रिसीव हो गया. मतलब सपोज 1 मार्च को उन्होंने पोस्ट किया सुबह 10 बजे, तो 3 मार्च को सुबह 10 बजे मान लिया जाएगा कि उन्होंने उसे रिसीव कर लिया है कंपनी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. वेदर इट इज डिलीवर्ड बिफोर और आफ्टर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर 1 मार्च को पोस्ट किया, मैं कह रहा हूं 2 को रिसीव हो गया, बट फिर भी कंपनी एक्ट के हिसाब से माना जाएगा कि वो 3 मार्च को जो है रिसीव हुआ है. समझ में आई बात? श्योर. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर कि कंपनी ने डॉक्यूमेंट मेंबर को दिया बाय पोस्ट, 1 मार्च को पोस्ट किया, 5 मार्च को डिलीवर हुआ, तो कब माना जाएगा कि जो शेयर होल्डर है मेंबर उसे डॉक्यूमेंट मिला? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स, दैट इज ऑन 3 मार्च. समझ में आई बात? श्योर. वो जानबूझ के बोलेगा 2 मार्च को ही मिल गया, तब भी 3 मार्च को ही माना जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखा ना, वेदर इट इज डिलीवर्ड बिफोर और आफ्टर इट इज इमैटेरियल. बाकी कोई भी केस है, चाहे वो स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर्ड पोस्ट है, कुरियर है, ठीक है, एट द टाइम एट विच द लेटर वुड बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, उसमें हम रियल टाइम बेसिस पे देखेंगे. लेकिन जो पोस्ट है, पोस्ट के केस में हमें क्या देखना है? एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स. समझ में आई बात? सारा नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली चीज़ देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है. थैंक यू.